जरा कल्पना कीजिए किसी प्रीमियम ट्रेन की, जैसे राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस, हम्म। और कोई बिना टिकट उसमें सफर कर रहा है। अचानक चेकिंग होती है और वो पकड़ा जाता है। फिर तो भारी जुर्माना पक्का है। बिल्कुल। टीटी इतना भारी जुर्माना लगाता है कि बस जेब ही खाली हो जाए। अब ये तो हुई आम आदमी की बात, लेकिन ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे देश के सबसे ताकतवर लोगों, मतलब हमारे राजनेताओं के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही एक नियम है। हाँ, और ये नियम बहुत सख्त भी है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होने के बावजूद, या यूं कहें कि बिना सही योग्यताओं के संसद में जाके बैठ जाता है और वहां की कार्यवाही में हिस्सा लेता है, तो उस पर हर दिन के हिसाब से एक भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगता है। जो कि बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम किसी उबाऊ कानूनी किताब या किसी बोरिंग रूल बुक को डिकोड नहीं कर रहे हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऑपरेटिंग सिस्टम के उस इंजन रूम में झांकने वाले हैं, जो ये तय करता है कि सत्ता और पैसे का खेल असल में कैसे खेला जाएगा। मतलब वो सारे नियम जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। हाँ, आज का हमारा मिशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 से लेकर 150 तक की गहराई में जाना। हम समझेंगे कि हमारी संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और देश के खजाने का सबसे बड़ा ऑडिटर ये सब आपस में कैसे टकराते हैं और कैसे एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जिसे हम अक्सर शक्तियों का संतुलन या चेक एंड बैलेंस कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात जो अभी कही गई वो बिल्कुल सटीक है। जब हम संविधान के इस हिस्से को देखते हैं ना, जो केंद्र सरकार के कामकाज को परिभाषित करता है, तो पता चलता है कि ये सिर्फ नियमों की कोई सीधी सादी सूची नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल है। जैसे किसी स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो बैकग्राउंड में ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक ऐप आपके फोन की सारी मेमोरी या बैटरी न सोख ले। हाँ, वरना फोन हैंग हो जाएगा। ठीक वैसे ये संवैधानिक प्रावधान ये तय करते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कोई भी एक संस्था असीमित शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाह न बन जाए। मतलब हर शक्ति के साथ एक गहरी जिम्मेदारी नत्थी की गई है, एक अदृश्य लगाम की तरह। राइट। बिल्कुल, हर अधिकार के पीछे एक लगाम खींची गई है। तो चलिए इस सिस्टम के सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, जो है हमारी संसद। ये वो जगह है जहां देश के भविष्य का फैसले लिए जाते हैं। लेकिन संविधान के पन्ने पलटते हुए एक बात बहुत साफ नजर आती है। संसद का सदस्य होना कोई हमेशा के लिए मिली हुई लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। ये तो एक बेहद सख्त और एक्सक्लूसिव क्लब की तरह लगता है। हाँ, अनुच्छेद 101 और 102 इसी बारे में बात करते हैं। राइट। मतलब अगर नियम तोड़ा तो सदस्यता तुरंत रद्द, जैसे कि वो लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला नियम, या फिर बिना बताए 60 दिनों तक संसद से गायब रहना। ये काफी सख्त नहीं है? देखिए, इन नियमों के पीछे की फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। हाँ। अब इसी 60 दिन अनुपस्थित रहने वाली शर्त को ही ले लीजिए। एक सांसद को लाखों लोगों ने अपना वोट देकर इसलिए चुना है ताकि वो संसद में जाकर उनके मुद्दों पर आवाज उठाए। सही बात है, उन्हें वहां होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना अनुमति के 60 दिनों तक लगातार संसद की कार्यवाही से गायब रहता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मतलब ये कोई पार्ट टाइम जॉब या साइड हॉबी नहीं है। एकदम सही। और इसी तरह वो लाभ का पद वाला नियम भी सीधे तौर पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा है। वो कैसे? थोड़ा आसान भाषा में। मतलब जरा सोचिए, अगर कोई सांसद सरकार से कोई वेतन, कोई ठेका या बड़ा आर्थिक लाभ ले रहा है, तो क्या वो संसद में खड़े होकर उसी सरकार की निष्पक्ष रूप से आलोचना कर पाएगा? शायद नहीं। वो तो सरकार का ही पक्ष लेगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए विधायकों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाया गया है। दिवालियापन या विदेशी नागरिकता लेने पर भी सदस्यता खत्म होना, ये सब इसी निष्ठा और स्वतंत्रता को बनाए रखने का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक पेचीदा सवाल उठता है जो मेरे दिमाग में काफी देर से घूम रहा है। पूछिए। मान लीजिए किसी सांसद पर अयोग्य होने का आरोप लगता है। अनुच्छेद 103 के तहत इसका अंतिम फैसला कौन करेगा? व्यवस्था कहती है कि ये फैसला भारत के राष्ट्रपति करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पर हम जानते हैं कि राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्रिपरिषद मतलब रूलिंग पार्टी की सलाह पर काम करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ताधारी दल
अपने राजनीतिक विरोधियों को अयोग्य घोषित करवाने के लिए राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल कर सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी और काफी तीखा सवाल है, और यहीं पर संविधान निर्माताओं की असली दूरदर्शिता काम आती है। अच्छा, उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने इस राजनीतिक खेल को रोकने के लिए एक बेहतरीन चेक लगाया है। ये सच है कि अंतिम आदेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही निकलेगा, लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला अपनी मर्जी या सरकार की सलाह से नहीं ले सकते। ओहो, तो फिर किसकी सलाह से? अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत के चुनाव आयोग की राय लेनी होती है। अरे वाह! और उसी राय के अनुसार काम करना होता है। चुनाव आयोग एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था है। मतलब एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दे को एक स्वतंत्र संस्था के हवाले कर दिया गया? बिल्कुल, ताकि कोई भी सरकार अपने विरोधियों को गलत तरीके से संसद से बाहर ना निकाल सके। ये तो वाकई एक शानदार बचाव का तरीका है। और अयोग्य होने के बाद भी अगर कोई वो बिना टिकट यात्रा वाली हरकत करे और अनुच्छेद 104 के तहत संसद में जा बैठे तो भारी जुर्माना लगना तय है। अंदर बैठे हैं, वे फैसले कैसे लेते हैं? जाहिर है अनुच्छेद 100 के तहत बहुमत से। लेकिन यहाँ स्पीकर या सभापति की भूमिका बहुत दिलचस्प है। पीठासीन अधिकारी। हाँ, वे आमतौर पर वोट नहीं डालते। वे सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं जब तक कि कोई बड़ा फसाद या टाई ना हो जाए। मूक दर्शक कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। उन्हें आप खेल का एक ऐसा अंपायर कह सकते हैं जो किसी टीम का हिस्सा नहीं है। अंपायर, हाँ, ये बेहतर शब्द है। अध्यक्ष या स्पीकर का काम संसद की कार्रवाई का सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से संचालन करना है। अगर वे हर साधारण बिल या प्रस्ताव पर वोट करने लगेंगे तो उन पर किसी एक पार्टी का पक्ष लेने का ठप्पा लग जाएगा। उनकी तटस्थता ही खत्म हो जाएगी, राइट? बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी बहुत ही अहम मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वोट बिल्कुल बराबर हो जाएं, मतलब टाई हो जाएं। फिर तो बिल ही अटक जाएगा। हाँ, देश का कामकाज ही ठप पड़ जाएगा। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए स्पीकर को निर्णायक मत या कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया है। मतलब वो सिर्फ टाई ब्रेकर है? हाँ, वे केवल तभी अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं जब तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हों। समझ गया। अच्छा, अनुच्छेद 105 पर आते हैं। जब सांसद संसद के भीतर बोलते हैं तो उनके पास एक अद्भुत सुरक्षा कवच होता है, संसदीय विशेषाधिकार, प्रिविलेज। वे संसद के भीतर जो कुछ भी कहते हैं या जो भी जिस भी तरह से वोट देते हैं, उसके लिए उन्हें किसी भी अदालत में घसीटा नहीं जा सकता। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे सांसदों को देश के आम कानूनों से ऊपर उठा दिया गया है। क्या ये उन्हें मनमानी करने की खुली छूट नहीं देता? ये एक आम गलतफहमी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विशेषाधिकार सांसदों के व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? यह लोकतंत्र की सेहत के लिए है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश में कोई बहुत बड़ा रक्षा घोटाला हुआ है जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल हैं। ओके। अब एक सांसद के पास इसके कुछ सुराग हैं और वो संसद में इस पर सवाल उठाना चाहता है। अगर उसके सिर पर हमेशा ये तलवार लटकती रहे कि संसद से बाहर निकलते ही उस पर करोड़ों रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाएगा, तो क्या होगा? वो तो कभी बेबाकी से अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो डर के मारे चुप रहेगा। ये विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है ताकि जनता के प्रतिनिधि बिना किसी कानूनी खौफ के, बिना किसी दबाव के राष्ट्रहित के मुद्दों पर खुलकर बहस कर सकें। यह छूट केवल उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी फर्क है। अब चलिए सदस्यता और कार्यवाही के नियमों से आगे बढ़कर उस चीज पर आते हैं जिसके लिए संसद मुख्य रूप से बनी है, यानी कानून बनाना। बिल्कुल, कानून बनाना और देश के खजाने की चाबी संभालना। कानून बनाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 108 के तहत एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर भारी मतभेद हो जाए। हाँ, डेडलॉक की स्थिति। लोकसभा कहे हाँ और राज्यसभा कहे ना, तो क्या वो बिल हमेशा के लिए अटक जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए नहीं। ऐसे हालात से निपटने के लिए ही संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये कैसे काम करता है? अगर गतिरोध बहुत लंबा खिंच जाए तो भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को एक ही कमरे में एक साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं और फिर उस बिल पर एक साथ वोटिंग होती है। लेकिन इसमें तो एक कैच है ना? हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प गणित काम करता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा होती है।
राइट, लोकसभा में 500 से ज्यादा सदस्य होते हैं। बिल्कुल। इसलिए जब संयुक्त बैठक होती है और साधारण बहुमत से फैसला होता है तो संख्या बल के कारण पलड़ा स्वाभाविक रूप से लोकसभा की तरफ ही झुका रहता है। ये तो हुई आम कानूनों की बात, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो तब आती है जब बात पैसे की होती है। धन विधेयक यानी मनी बिल, अनुच्छेद 109 और 110। हाँ, यहां आकर तो राज्यसभा की सारी ताकत जैसे छूमंतर हो जाती है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिशें दे सकती है। और उन सिफारिशों को मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा की मर्जी है। वही तो, आखिर एक सदन को इतनी सुपर पावर और दूसरे को पूरी तरह दरकिनार क्यों किया गया? इस व्यवस्था की जड़ें लोकतंत्र के सबसे बुनियादी उसूल में छिपी हैं। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा और विस्तार से बताइए। धन विधेयक का मतलब क्या है? इसका मतलब है नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स हटाना या देश के खजाने से पैसा निकालना। अब सोचने वाली बात है कि ये पैसा किसका है? ये तो देश की आम जनता की खून पसीने की कमाई है। बिल्कुल। अब लोकसभा का गठन सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, जबकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें सीधे जनता नहीं चुनती। हाँ, उन्हें तो विधायक चुनते हैं। सही कहा। चूंकि पैसा सीधे जनता का है, इसलिए इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल उसी सदन को होना चाहिए जिसे जनता ने सीधे तौर पर वोट देकर चुना है। मतलब लोकसभा को। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जनता के पैसों पर जनता की ही अप्रत्यक्ष पकड़ मजबूत रहे। ये तर्क बहुत ही मजबूत है, और इसी जनता के पैसे को खर्च करने का जो पूरा खाका तैयार होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112। राइट। सरकार को हर साल संसद के सामने पाई पाई का हिसाब रखना होता है कि वे आने वाले साल में कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ योजना बता देना ही काफी नहीं है। सरकार भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि देश का मुख्य खजाना है, उसमें से अपनी मर्जी से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। 1 रुपया भी नहीं? जी नहीं। हर मंत्रालय को अपने खर्च के लिए संसद के सामने अनुदान की मांग रखनी होती है। इस पर संसद में बहस होती है, और जब ये सारी मांगें मान ली जाती हैं, तब एक विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, अनुच्छेद 114 के तहत। मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक एटीएम मशीन की तरह देखता हूँ। एटीएम मशीन? वो कैसे? मान लीजिए भारत की संचित निधि एक बहुत बड़ा बैंक वॉल्ट है और सरकार के पास उस वॉल्ट का एटीएम कार्ड है, लेकिन उस कार्ड का जो पिन कोड है वो संसद के पास है। अरे वाह, बहुत खूब। जब तक संसद विनियोग विधेयक के रूप में वो पिन कोड नहीं डालती, मशीन से एक भी नोट बाहर नहीं आएगा। ये एटीएम वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वित्तीय वर्ष के बीच में ही सरकार का पैसा खत्म होने लगे या किसी नई योजना के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। तब क्या होता है? तो सरकार अनुच्छेद 115 के तहत अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकती है, या फिर जब चुनाव का साल हो और पूरा बजट पास करने का समय न हो। हाँ, इलेक्शन ईयर में तो पूरा बजट नहीं आता। बिल्कुल। तो सरकार रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए संसद से कुछ महीनों के लिए एडवांस पैसा मांग लेती है, जिसे लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ये तय करती है कि कार्यपालिका पैसे के मामले में हमेशा विधायिका के अधीन रहे। ये वित्तीय नियंत्रण वाकई अद्भुत है। इस पूरी चर्चा में एक बात और साफ होती है कि संविधान ने संस्थाओं के बीच एक अदृश्य दीवार भी खड़ी की है। अनुच्छेद 121 और 122 की बात हो रही है ना? हाँ, संसद के पास कानून बनाने और पैसा बांटने की असीम शक्ति तो है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के फैसलों या उनके आचरण पर कोई बहस नहीं कर सकती। केवल तब चर्चा हो सकती है जब उन्हें पद से हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाए। और इसी अदृश्य दीवार को हम शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। जरा सोचिए, अगर संसद में बैठे नेता हर रोज जजों के फैसलों की आलोचना करने लगें या उन पर राजनीतिक हमले करने लगें, तो क्या कोई भी जज निडर होकर सरकार के खिलाफ फैसला दे पाएगा? नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और ये दीवार दोनों तरफ से काम करती है। अदालतें भी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि संसद के भीतर अध्यक्ष ने कौन सा नियम कैसे लागू किया या कार्यवाही कैसे चलाई गई। मतलब दोनों अपने अपने दायरे में बॉस हैं। हाँ, संसद अपनी चारदीवारी के भीतर सर्वोच्च है
और अदालतें अपने न्याय के क्षेत्र में। दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते। ये सब तो तब अच्छे से काम करता है जब संसद का सत्र चल रहा हो। लेकिन मान लीजिए संसद का सत्र खत्म हो चुका है, सारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में लौट चुके हैं और अचानक देश में कोई बड़ी क्राइसिस आ जाती है जिसके लिए रातों रात एक सख्त कानून की जरूरत है। ऐसे में क्या होगा? क्या अगले सत्र के शुरू होने का महीनों तक इंतजार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी अप्रत्याशित और आपात स्थितियों के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 123 में एक इमरजेंसी बटन दिया गया है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ओहो, ऑर्डिनेंस। हाँ, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को लगे कि तुरंत कोई कदम उठाना जरूरी है, तो वे एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश की ताकत और इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे संसद द्वारा पास किए गए किसी नियमित कानून का। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहती हूँ। बताइए, क्या शंका है? क्या ये अध्यादेश का नियम सरकार के हाथों में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट नहीं दे देता? मान लीजिए सरकार को कोई ऐसा कानून लाना है जिसका संसद में भारी विरोध होने वाला है। सरकार बस इंतजार करेगी कि संसद का सत्र खत्म हो जाए और फिर रातों रात पीछे के दरवाजे से अध्यादेश के जरिए वो कानून थोप देगी। इससे तो संसद की लंबी बहस, सवालों और विपक्ष की आलोचना से आसानी से बचा जा सकता है। ये आशंका बहुत जायज है और अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें तो कई बार इस शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे भी हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक ढांचे को ध्यान से देखें तो ये कोई परमानेंट शॉर्टकट नहीं है। परमानेंट नहीं है? कैसे? क्योंकि इस अध्यादेश के साथ एक एक्सपायरी डेट जुड़ी होती है। ये एक बैंडेड की तरह है जो केवल तब तक काम आता है जब तक कि प्रॉपर सर्जरी ना हो जाए। अच्छा, तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, सरकार को वो अध्यादेश संसद के पटल पर रखना ही पड़ता है। अगर संसद के दोनों सदन इसे 6 हफ्ते के भीतर मंजूरी नहीं देते तो ये अध्यादेश खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मतलब इसकी मौत हो जाती है? बिल्कुल। तो अंततः सरकार को संसद का सामना करना ही पड़ता है। जवाबदेही को कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। समझ गया। मतलब आप बैकडोर से एंट्री तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अंततः फ्रंट डेस्क पर आके अपना आईडी कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। अब चाहे कोई कानून संसद में लंबी बहस के बाद बना हो या अध्यादेश के जरिए रातों रात आया हो, एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या वो कानून सही है? हाँ, क्या वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है? और इस पर फैसला करने के लिए मैदान में उतरता है न्याय का सबसे बड़ा अखाड़ा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 से 147। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ झगड़े सुलझाने की जगह नहीं है, ये हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे का अंतिम व्याख्याकार और रक्षक है। सबसे बड़ी अदालत। हाँ, ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका काम कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर कभी जजों की कमी हो जाए या कोरम पूरा न हो पा रहा हो, तो संविधान में तदर्थ यानी एडहॉक जजों को नियुक्त करने की भी व्यवस्था है, ताकि न्याय का पहिया लगातार घूमता रहे। न्यायपालिका की शक्तियों को पढ़ते हुए मुझे अनुच्छेद 129 के एक शब्द ने बहुत आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद इसका मतलब है कि उनके पास एक बहुत बड़ा आर्काइव या फाइलिंग रूम है जहां वे पुराने मुकदमों के फाइलें संभाल कर रखते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब सिर्फ फाइलें सहेजना नहीं है। इसका कानूनी और व्यावहारिक असर बहुत गहरा है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के किसी बहुत ही जटिल संपत्ति विवाद में कोई नया कानूनी सिद्धांत स्थापित किया है। अब ये फैसला सिर्फ दिल्ली के उस व्यक्ति के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये फैसला एक नजीर या बाइंडिंग प्रेसिडेंट बन गया है। आज से 20 साल बाद अगर तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव की अदालत में वैसा ही कोई संपत्ति विवाद आता है, तो वहां के जज को सर्वोच्च न्यायालय के उसी सिद्धांत का पालन करना होगा। अच्छा? सर्वोच्च न्यायालय का हर फैसला अपने आप में देश का कानून बन जाता है। तो ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक पक्का आदेश है। अनुच्छेद 141 यही कहता है ना? बिल्कुल। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, चाहे वो कश्मीर का हाईकोर्ट हो या कन्याकुमारी का जिला न्यायालय। हाँ। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये नियम ना हो तो क्या होगा?
केरल का हाई कोर्ट किसी कानून की एक व्याख्या करेगा और गुजरात का हाई कोर्ट उसी कानून की कोई बिल्कुल उल्टी व्याख्या कर देगा। फिर तो पूरे देश की कानूनी व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्याय की एकरूपता बनी रहे। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए अनुच्छेद 144 भी है। उसमें क्या है? उसमें ये प्रावधान है कि भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। मतलब? पुलिस, प्रशासन, कलेक्टर, सरकार सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना ही होगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम इस फैसले को नहीं मानते। एकदम सही। ये तो वाकई किसी भी लोकतंत्र में एक संस्था को दी गई बहुत बड़ी ताकत है। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि संसद ने अपना एटीएम पिन डाला और सरकार को पैसा दे दिया। अदालतों ने ये तय कर दिया कि सारे कानून और आदेश संविधान के दायरे में हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लूप अभी भी खुला हुआ है। कौन सा लूप? जो पैसा सरकार ने संसद से लिया था, क्या वो सच में उसी काम में खर्च हुआ? मान लीजिए संसद ने पैसा दिया था किसानों के सिंचाई परियोजनाओं के लिए, लेकिन वो पैसा कहीं और डाइवर्ट हो गया। इसकी असल पड़ताल कौन करेगा? इसी लूप को बंद करने के लिए देश के सबसे बड़े वित्तीय पहरेदार की एंट्री होती है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। अनुच्छेद 148। हाँ, कैग। लोकतंत्र में सिर्फ ये तय करना काफी नहीं है कि पैसा सही प्रक्रिया से निकाला गया है, ये जांचना भी उतना ही जरूरी है कि वो पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। तो कैग असल में करता क्या है? कैग का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हर एक खाते, हर एक बिल और हर एक रसीद की बारीकी से जांच करना है। तो क्या हम इन्हें देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिटेक्टिव या सुप्रीम चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैग ये देखता है कि जो पैसा जिस मद या योजना के लिए पास किया गया था, क्या वो उसी में खर्च हुआ? क्या खर्च करने वाले अधिकारी के पास वो खर्च करने का अधिकार था? मतलब कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, ये भी देखते हैं। हाँ, कैग सिर्फ जोड़ घटाव नहीं करता, वो खर्च की औचित्यपूर्णता या प्रोप्राइटी भी देखता है। और सबसे अहम बात, सरकार अपनी मर्जी से अपने खातों का फॉर्मेट तय नहीं कर सकती। अनुच्छेद 150 यही सुनिश्चित करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर सरकार खुद तय करे कि खाते कैसे रखे जाएंगे, तो वे आसानी से एक अन्य खर्च या मिसलेनियस नाम का कॉलम बना सकते हैं और उसमें करोड़ों रुपए डाल के हिसाब गोलमाल कर सकते हैं। सटीक पकड़ा। इसीलिए संविधान कहता है कि खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन कैग की सलाह पर। कैग ये सुनिश्चित करता है कि खातों को इस तरह से रखा जाए कि हर खर्च शीशे की तरह पारदर्शी हो। और फिर इस ऑडिट का होता क्या है? जब कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखता है, तब जाकर बजट से शुरू हुआ वो पूरा वित्तीय चक्र पूरा होता है। जिन सांसदों ने बजट पास करके पैसा दिया था, अब कैग की रिपोर्ट के जरिए उन्हें वो पूरी रसीद मिलती है कि उनका दिया हुआ पैसा कहाँ गया। यही कार्यपालिका को संसद के प्रति असली मायनों में जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी व्यवस्था को इतने विस्तार से देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि हमारा संविधान सच में कोई बेजान कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। एक बहुत ही शानदार मशीन। हाँ, एक ऐसी शानदार मशीन जिसके पुर्जे मतलब संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कैग एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि अगर एक पुर्जा अपनी सीमा पार करने की कोशिश करे तो दूसरा उसे तुरंत रोक लेता है। और यही इस मशीन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करती है कि देश किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता या किसी एक संस्था की सनक पर ना चले, बल्कि एक स्थापित प्रक्रिया और जवाबदेही के साथ चले। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक बहुत गहरा विचार आ रहा है जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कागज पर तो संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के संतुलन का एक परफेक्ट ढांचा बना दिया है। हाँ। हर संस्था की सीमाएं तय कर दी गई हैं, हर गलती के लिए चेतावनियां और चेक्स लगा दिए गए हैं। लेकिन कोई भी मशीन केवल उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। जब ये विशाल संस्थाएं जैसे संसद और न्यायपालिका या सरकार और ऑडिटर आपस में टकराती हैं, तो क्या ये पूरी व्यवस्था सिर्फ नियमों की किताब से बच पाती है या फिर इन कुर्सियों पर बैठे लोगों की सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से? सोचने वाली बात है। क्या कागज पर लिखे गए ये मजबूत नियम आज की इस जटिल, आक्रामक और बदलती हुई राजनीतिक वास्तविकता में हमेशा अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं, या अंततः
हमारे लोकतंत्र का भविष्य इंसानी नियत और उनके ज़मीर पर ही टिका है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।